आज हम अगले पाठ गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व में ऑरिस्टिड का प्रयोग पढ़ेंगे, जो कि इस आधार पे था कि जब किसी चालक तार में विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र महसूस होता है या उत्पन्न होता है, और इसको विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव कहते हैं। और इसका जो प्रयोग ऑरिस्टिड के द्वारा किया गया वो कुछ इस प्रकार था कि हमने एक चालक तार ले रखी, एक बैटरी, एक पूंजी है, उसमें रियोस्टेट है जो धारा को नियंत्रित करता है। अब जब ये इसमें से कोई विद्युत धारा नहीं प्रवाहित हो रही है तो यदि ये चुंबकीय सुई की बात करें, ये चुंबकीय सुई होगी, यह अपनी जगह से विक्षेपित नहीं होती है, जो ये बात सिद्ध करती है कि चालक तार के आसपास कोई भी चुंबकीय क्षेत्र उपस्थित नहीं है। उसके बाद यदि किसी प्रक्रिया से, जैसे हमने की है, ये बंद कर दी है, अब उसमें से विद्युत धारा देखिए धनात्मक है, ऐसे में बहने शुरू होती है, तो जो हमारे चुंबकीय सुई है वो विक्षेपित हो जाती है। वो कुछ इस आधार पर यदि आप समझें, जैसे हमने यहाँ पे बना रखा है कि यदि साउथ टू नॉर्थ विद्युत धारा प्रवाहित हो रही है ऐसे में, तो जो विक्षेपण होगा वो W की तरफ होगा, वेस्ट की तरफ होगा। हम उसको लिख सकते हैं एक तरह से याद करने के लिए कि साउथ टू नॉर्थ यदि विद्युत धारा है तो ऑसिलेशन टुवर्ड वेस्ट होगा। ये आपकी बात समझ में आ गई होगी। और यदि यही धारा विपरीत हो जाएगी तो वो ईस्ट की तरफ चला जाएगा उसका विक्षेपण। इनके आधार पे ऑरिस्टिड ने प्रयोग किए कि सबसे पहले एक सामान्य नियम था कि जब भी विद्युत धारा किसी चालक में से प्रवाहित होती तो उसके आसपास क्या होता है, एक चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। वह चुंबकीय क्षेत्र यदि हम आसपास देखें तो उसके यदि जहाँ पे हम बिंदु माना यहाँ पे लेना चाह रहे हैं और दूर लेना चाह रहे हैं तो उसके दूरी के व्युत्क्रमानुपाती होती है। जितना ज़्यादा दूर जाएंगे वो चुंबकीय जो क्षेत्र है वो कम होगा। दूसरा, यदि हम धारा इस रियोस्टेट से धारा वो बढ़ाएं घटाएं तो उस धारा की प्रबलता के आधार पर उसका अनुक्रमानुपाती होता है। यह ऑरिस्टिड के द्वारा ये जो रिजल्ट इस एक्सपेरिमेंट के बाद जो निष्कर्ष निकाले गए वो इस प्रकार थे, और इन्हीं के आधार पर बायो-सेवर्ट ने भी नियम दिए। इससे पहले कि हम बायो-सेवर्ट का नियम पढ़ें, उससे पहले कुछ मूलभूत नियम जिसके द्वारा हम चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात कर सकते हैं, वही कि विद्युत धारा यदि किसी चालक में बहती है तो उसके कारण उसके आसपास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाता है। तो वो हम किस प्रकार से ज्ञात करेंगे, हमने नियम लिखे हैं। दाएं हाथ के अंगुष्ठ का नियम, मैक्सवेल के पेंच का नियम और दाएं हाथ के हथेली का नियम। दाएं हाथ के अंगुष्ठ का नियम मतलब ये है कि यदि चालक तार ये है और उसको यूं पकड़ें तो यदि ये विद्युत धारा की दिशा होगी तो जो उसकी उंगलियां हैं वो आपके चुंबकीय बल रेखाएं जो होंगी उनकी दिशा ये चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को दिखाएगी। वैसे ही मैक्सवेल के पेंच का नियम है कि यदि हम सामान्य बात करें, पेंचकस हम जानते हैं कि पेंच को हम क्या करते हैं, इस प्रकार से टाइट करते हैं। तो इसका मतलब यदि हम दाएं हाथ पे पेंचकस को पकड़ें और उससे पेंच को क्या करना चाहें, घुमाना चाहें, तो जिधर उसकी घूमने की, स्टिप की घूमने की दिशा होगी वो यदि धारा की दिशा बताती है तो उसके घूमने की जो प्रक्रिया है या घूमने की जो दिशा है वो उसकी चुंबकीय बल रेखाओं की दिशा को प्रदर्शित करेगी। इसी प्रकार से एक और नियम उसके साथ है कि दाएं हाथ की हथेली का नियम, कि दाएं हाथ की हथेली को हम इस प्रकार से खोलें कि अंगूठा इस ढंग से धारा की दिशा की ओर यदि इंगित हो तो यहाँ पे लंबवत करने पे जो लंबवत दिशा में चुंबकीय क्षेत्र हमें प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से हम इन नियमों के द्वारा, जो ये हमारे पास नियम हैं, इनके द्वारा जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो रहा है उसकी दिशा क्या होगी वो ज्ञात कर सकते हैं। ऑरिस्टिड के जो एक्सपेरिमेंट या हमने जो अभी उससे पहले प्रयोग देखे उसके निष्कर्ष के आधार पर बायो-सेवर्ट ने विभिन्न प्रयोग किए और उन प्रयोगों के आधार पर ये निष्कर्ष निकाला कि यदि कोई धारा लूप या धारा का जो छोटा सा हिस्सा है उसके द्वारा उसके निकटवर्ती क्षेत्र में कोई बिंदु है r दूरी पे माना, उस पर जो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता है वो किस प्रकार प्रभावित करती है, वो उन्होंने उसके आधार पे नियम दिया जिसको बायो-सेवर्ट का नियम या बायो-सेवर्ट नियम कहा जाता है। तो हम उसको यहाँ पे ज्ञात करेंगे और स्टेप वाइज करेंगे। तो सबसे पहले उन्होंने एक चीज़ की थी कि जो चुंबकीय क्षेत्र जो हमारा है वो सबसे पहले किसके ऊपर निर्भर कर रहा है कि जो धारा उसमें से बह के जा रही है। जैसे हमने कहा, ऑरिस्टिड ने भी यही कहा था कि धारा की प्रबलता के ऊपर इस धारा की प्रबलता के अनुक्रमानुपाती होता है। धारा बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र भी बढ़ेगा। दूसरा, इसमें क्या था कि जो हमारे पास
धारा अवयव है, जो हमारे ये अवयव है उस चालक का, उस अवयव की जो लंबाई है उसके अनुक्रमानुपाती होगा। दूसरी बात, हम इस धारावयव की जो लंबाई है और उसको मिलाने वाली, जो उस बिंदु को मिलाने वाली रेखा है, उसके मध्य जो कोण है थीटा, उसकी ज्या के अनुक्रमानुपाती, ज्या का मतलब होता है यहाँ साइन थीटा के अनुक्रमानुपाती होगी। और दूसरी बात कि जितनी दूर जाएंगे उतना चुंबकीय क्षेत्र क्या हो जाएगा, हमारा कम होता जाएगा। इसलिए इसके आधार पर भी उन्होंने जो विभिन्न एक्सपेरिमेंट किए उसके आधार पे ये और वो निकाला कि जो चुंबकीय क्षेत्र है वह उस दूरी के वर्ग के व्युत्क्रम के अनुक्रमानुपाती होगा, या व्युत्क्रमानुपाती कह सकते हैं हम इसको। यदि हम इन सबको एक साथ जोड़ दें तो जो हमारा पूरा वो आता है एक साथ जो कि वो आएगा आई डेल एल, और यहाँ पे आ जाएगा साइन थीटा, और इसके ऊपर आ जाएगा हमारे पास आर स्क्वायर। यदि ये चालक हमने निर्वात में रखा हुआ है, मतलब आसपास सिर्फ सामान्य हवा है या निर्वात है, तो तब क्या स्थिति होगी, ये अनुक्रमानुपाती का चिन्ह हटेगा, यहाँ μ0/4 पाई आ जाएगा, और इसको लिखेंगे आई डी एल साइन थीटा अपॉन आर स्क्वायर, ये हमारा डी आ जाएगा, जहाँ पे μ0 क्या है, चुंबकशीलता है। μ0 हमारी क्या है, चुंबकशीलता है उस माध्यम की, ठीक। और इसका मान हमारे पास 10⁻⁷ है, और यदि पूरी की बात करें 4 पाई इंटू 10⁻⁷ है। तो ये हो गई, ये बायो-सैवर्ट का नियम है। ये नियम हमने ज्ञात कर लिया है, ये बायो-सैवर्ट का नियम है। अब इसको हम यदि सदिश रूप में लिखना चाहें तो इसे सदिश रूप में इस प्रकार से हम लिख सकते हैं, μ0 4 पाई, यहाँ पे आई डी एल क्रॉस आर अपॉन आर की पावर 3। तो ये इसका क्या हो गया, हमारे पास इसका सदिश स्वरूप हो गया। और इसको हम और आगे बढ़ा सकते हैं, यदि हम धारा घनत्व के रूप में इसको किस प्रकार से लेंगे कि अगला यह धारा घनत्व के आधार में या रूप में किस प्रकार से लेंगे, हमें पता है कि J बराबर क्या होता है, I अपॉन A। यदि हम ये से आई डी एल लिख दें, नीचे भी डी एल कर दें, तो हमें पता है कि जो A इंटू डी एल है, एरिया इंटू ये हो गया, ये आयतन हो जाएगा, हम इसको लिख सकते हैं डी वी। तो इसको हम यहाँ पे लिख दें I डॉट डी एल, ये हो गया हमारे पास डी वी, और ये हमारे पास J। तो J इधर, ये डी वी इधर चला जाए, यदि हम ये कहें तो J क्या है हमारे पास सामान्य इसमें, तो ये हो जाएगा हमारे पास J बराबर आई डी एल। अब ये जो आइडियल हमारे पास यहाँ पर है, इसको हम बदल सकते हैं, ये आइडियल यहाँ पर है, हम इसको बदल सकते हैं। तो हमारे पास जो डी बी वेक्टर रूप में आ रहा है वो μ0 4 पाई, इसके बाद आइडियल की जगह हमने क्या रख दिया, डी वी इंटू जे क्रॉस आर बाई आर की पावर 3। अब इसी को हम आगे बढ़ाते हुए वेग तथा आवेश के पद में यदि हम बायो-सैवर्ट का नियम लिखना चाहें तो वो किस प्रकार लिख सकते हैं। हमें पता है कि I बराबर क्या होता है हमारे पास dq बाई dt। यहाँ पे भी यदि हम dl यहाँ करें और यहाँ पे भी dl का गुणा कर दें, मतलब I dl। यहाँ देखिए dq तो अपनी जगह है, dl बाई dt को हम क्या लिख सकते हैं, v वेग लिख सकते हैं, क्योंकि हमें पता है dl बाई dt, या हम क्या करते थे ds बाई dt करते थे, उसको क्या लिखते थे, वेग लिखते थे, इसलिए हमने यहाँ पे ये लिख दिया है। इसको हम लिख सकते हैं आइडियल dq और ये v हो गया हमारे पास। अब इस मान को हम किस में रखेंगे, जो हमारे पास dv पहले से ही है, हमारे पास क्या था μ0 4 पाई, यहाँ पे था I dl क्रॉस r अपॉन r की पावर 3। यदि हम यहाँ पे रख दें μ0 4 पाई I, और यहाँ पे आइडियल की जगह पे हम क्या रखेंगे dq, और यहाँ पे आ जाएगा v क्रॉस r अपॉन r की पावर 3। तो ये बायो-सैवर्ट का नियम हो गया हमारा, वेग और आवेश के पदों में व्यक्त कर सकते हैं। यहाँ पे dv को हम क्या लिख सकते हैं, इसकी जो मात्रक हैं वो वेबर पर मीटर स्क्वायर है, या
हम टेस्ला कह सकते हैं, या न्यूटन एम्पियर मीटर पर एम्पियर मीटर कह सकते हैं। यहाँ का m L0 T-2 और E-1 इसकी विमा होती है। हमने बायो-सैवर्ट का नियम किया, वहाँ से एक नई चीज़ μ0 या μ0 हमें प्राप्त हुआ जो कि चुंबकशीलता थी। तो हम अब उस आधार पे एक नई चीज़ ज्ञात कर सकते हैं जो μ0 और E0 एप्सिलॉन नॉट का जो संबंध होता है वो अधिकतर परीक्षाओं में आता है। तो हम उसको इस प्रक्रिया में ज्ञात करेंगे। μ0/4 हमारे पास था 10⁻⁻7 और वहीं पे हमने पहले कूलाम के नियम में इस वाले का क्या था, ये था 9 × 10⁻⁹ 9। अब यदि हम इन दोनों को एक दूसरे से डिवाइड कर दें, 1 ये 2, तो समीकरण 1 और समीकरण 2, मतलब समीकरण 1 को समीकरण 2 से विभाजित करने पर हमें यदि μ0 4 यहाँ पे जो 1/4 एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पे आ जाएगा 10⁻⁷ और नीचे आ जाएगा 9 × 10⁻⁹ सॉरी यहाँ पे थोड़ा गलत हो गया, ये प्लस है, सॉरी प्लस है, ये हम इसको मिटा देते हैं, ये प्लस है। अब यदि हम इसको सही करें, रीअरेंज करें, μ0/4 और 1 यहीं रह जाएगा और 4 एप्सिलॉन नॉट यहाँ आएगा 1/, इसको 9 तो ऐसा ही है और 10⁹9 और 7 जब नीचे आएगा ऋणात्मक का धनात्मक हो जाएगा, 9 का क्या हो जाएगा 16। 4 से 4 हमारा कट गया तो हम इसको लिख सकते हैं μ0 E0 और ये हो गया 9 × 10⁻16। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, μ0 E0 यदि हम इसे 3 का वर्ग करके लिख सकते हैं, इसको 8 का वर्ग करके लिख सकते हैं, इसको हम लिख सकते हैं 3 × 10⁸ का वर्ग μ0 E0 और हमें पता है ये इतना मीटर पर सेकंड जो ये है, ये क्या है, हमारा प्रकाश का वेग है। तो इसको हम लिख सकते हैं c² μ0 E0, तो c हमारा आ जाएगा μ0 E0 c² यहाँ चला जाएगा, ये नीचे आ जाएगा, तो c इसका क्या हो जाएगा वर्गमूल। ये हो गया हमारा μ0 E0 या μ0 एप्सिलॉन नॉट और c में संबंध।